आपकी नाकामयाबी का मेन कारण क्या है? आपका क्यों सिलेक्शन नहीं हो पाता गवर्नमेंट जॉब में? इसका एक मेन रीज़न मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं आपके दिल में डर रहता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, और कुछ माँ बाप की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो जो बंदा होता है वो नर्वस हो जाता है। और ज़्यादातर आप सलाह किन लोगों से लेते हो? जो कभी गवर्नमेंट जॉब की तरफ, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया भी नहीं, जो खाली बैठे हैं, उनसे सलाह लेते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं या ना करूं। ठीक है, आपको आपकी कमी है, आप ये काम नहीं कर सकते, ये बताने वाला कौन है? बाहर के लोग हैं। ये जो निगेटिविटी, जो नकारात्मक सोच है आपके दिमाग में डालने वाले कौन हैं? ये बाहर वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो कभी कामयाब नहीं हुए ज़िंदगी में, और ये चाहते हैं दूसरा भी बंदा कामयाब ना हो। इसी के बेस पे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दो छोटे बच्चे थे, एक 6 साल का, एक 4 साल का। अच्छे दोस्त थे, नहाते धोते खाते पीते सब एक साथ। तो गांव में से एक दिन खेलते खेलते में थोड़ा दूर निकल गए। तो जो 10 साल का बच्चा था वो खेलते खेलते कुएं में गिर गया। ठीक है, अब जो 6 साल का बच्चा था उसने इधर उधर देखा कैसे निकाले, लोगों से सहायता के लिए चिल्लाया भी, पर आसपास कोई लोग नहीं थे। तो फिर उसने क्या किया, नज़दीक में एक बाल्टी रखी हुई थी और एक रस्सी थी। उसने मतलब बाल्टी को रस्सी से बांधा और कुएं में डाल दी, और उसको बोला अपने दोस्त को किसको पकड़ ले, और पूरे ज़ोर से खींचा उसने। आधे घंटे के अंदर उस बच्चे ने पूरे अपने जितनी भी ताकत थी अपना 100% लगा के उस अपने दोस्त को बाहर निकाल लिया, जो 10 साल का था। वो गांव में गए, उन्होंने ये बातें अपने माँ बाप से बताई, कि नहीं, ने उन पर विश्वास नहीं किया। जब बहुत सारे लोगों को ये बातें पता चली तो उस गांव में एक बुज़ुर्ग रहते थे, वो सब उसके पास गए। कहने लगे, ये 6 साल का बच्चा ये बोल रहा है कि इसने कुएं में से 10 साल के बच्चे को निकाला, ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ 6 साल का है, वो 10 साल का है, उसका वज़न भी इससे ज़्यादा है और ताकत भी इससे ज़्यादा है। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा, बिल्कुल निकाल लिया होगा। ये बात ध्यान से सुनना दोस्तों, बिल्कुल निकाल लिया होगा, क्योंकि इस छोटे बच्चे को वहाँ बताने वाला कोई नहीं था कि तू ये काम नहीं कर सकता। तो जो सोच है, जो सफलता है, वो सिर्फ सोच पे डिपेंड करती है। अगर आपने ठान लिया आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना ही जाना है, तो आप पक्का जाएंगे, किसी की बातें मत सुनिए। क्योंकि जो बाहरी लोग होते हैं ना, जो नाकामयाब लोग होते हैं, यही गलत सोच भरते हैं आदमी के दिमाग में, और इन्हीं से ये आदमी को डाउट होना शुरू हो जाता है अपने ऊपर, और ये डाउट ही आदमी को एक दिन लेके डूबता है। ठीक है, तो इन लोगों की बातें बिल्कुल मत सुने। अपने पूरे मन से मेहनत करते रहे, एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है। हेलो दोस्तों, आई एम SB सिंह, वेलकम टू रिजल्ट अप अकेडमी। तो जैसे आपको पता ही है, टाइम टेबल के हिसाब से आज कंप्यूटर की क्लासेस है और आज कंप्यूटर की 3rd क्लास है। तो आज मैं आपको बताऊंगा जनरेशन के बारे में, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या क्या हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। इससे पहले मैंने आपको विकास बताया था कि डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर कैसे हुआ। अब पीढ़ियाँ क्या होती हैं? पीढ़ियाँ मतलब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कैसे होना शुरू हुआ कंप्यूटर में। पहले कम अच्छे बने, फिर थोड़े और अच्छे बने, फिर और ज़्यादा अच्छे बने। तो ये पीढ़ियाँ होती हैं। ठीक है। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि पहली पीढ़ी। हम आपको बता दूं, जो पहले कंप्यूटर थे बहुत बड़े बड़े होते थे, मतलब एक पूरे बड़े रूम में एक कंप्यूटर रखा जाता था। ठीक है, और धीरे धीरे मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ, उसमें पीढ़ियाँ बदलती चली गई, तो कंप्यूटर और छोटे छोटे होते चले गए, और अब आपको पता है कंप्यूटर हमारे हाथ में है एज ए मोबाइल। ठीक है, तो ये जनरेशन कब से कब तक थी? ये थी 1942 से लेके 1955। ठीक है, इसी के बीच में जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो हमारे आए, और जो इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल थे, इलेक्ट्रिक सिग्नल मतलब विद्युत का प्रवाह,
बिजली कैसे जाती थी कंप्यूटर के अंदर, वो किसके थ्रू जाती थी, वो जाती थी वैक्यूम ट्यूब। पहले जो बनाई गई वैक्यूम ट्यूब के थ्रू बिजली हमारी कंप्यूटर में जाती थी, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी थी, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं हम स्टोरेज की। जो स्टोरेज हमारा होता था, यानी कि कंप्यूटर डेटा कहाँ रखता था, डेटा मीन्स जैसे अब आप PDF डॉक्यूमेंट रखते हैं, पेन ड्राइव में रख लेते हैं, या कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसमें रखते हैं, तो इसको स्टोरेज बोलते हैं। तो स्टोरेज कहाँ होता था, वो होता था मैग्नेटिक टेप। अब मैग्नेटिक टेप कैसी होती है मैं आपको बताऊं। पहले कैसेटें आती थी जिसमें सॉन्ग सुनते थे और वो रील से राउंड रहती थी, रील बोलते हैं ना ब्लैक कलर की। तो ऐसी मैग्नेटिक टेप होती है, राउंड में होती है, और उसमें मतलब ऐसे रीलें, मतलब इसमें राउंडेड मतलब लिपटी रहती हैं, ठीक है। तो इसकी मेमोरी काफ़ी कम होती थी उस टाइम, तो MB में KB में होती थी। तो जो स्टोरेज के लिए यूज किया जाता था वो मैग्नेटिक टेप यूज करते थे। और जो ये लैंग्वेज सपोर्ट करता था, ये मशीन लैंग्वेज सपोर्ट करता था कंप्यूटर, बस मशीन लैंग्वेज, यानी कि 0 और 1। जितनी भी कोडिंग होती थी, जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह या जो कुछ भी उसके प्रोसेस या प्रोग्राम बनते थे, वो 0-1 की कोडिंग में बनते थे। इसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं हम। लैंग्वेज मीन्स आपको बताऊं मैं, जिस चीज़ को कंप्यूटर सपोर्ट करता है, यानी कि सिग्नल हमारे कैसे समझता है वो, ठीक है। अब जैसे ये लैंग्वेज कहाँ से लिया गया है, अब जैसे यूपी का कोई बंदा है तो यूपी में बात करेगा, वो लैंग्वेज होगी। साउथ में चला गया तो हमारी मतलब ये भाषा को सपोर्ट नहीं करेंगे, उधर की लैंग्वेज हमको बोलनी पड़ेगी, ठीक है, तभी उस चीज़ों को सपोर्ट करेंगे। तो अगर एक आदमी को ऐसे कंप्यूटर ले और जो लैंग्वेज बोलता है मशीन लैंग्वेज, जैसे हम कंप्यूटर को बोलते हैं भाई हमको यूट्यूब चलाना है, ठीक है, तो सिग्नल पास करेगा मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। तो कंप्यूटर इसको समझेगा मशीन लैंग्वेज को, उसको समझ में आएगा हाँ सामने वाला बंदा जो यूजर है वो यूट्यूब ओपन करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो वो यूट्यूब ओपन कर लेगा, ठीक है। तो ये लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज होती है। 0-1 में जो कमांड दी जाती थी सब इसी के थ्रू दी जाती थी, ठीक है। अब जो स्पीड कैलकुलेट होती थी, जो गति थी कंप्यूटर की, ठीक है, गति समझ रहे हो आप, यानी कि जो स्पीड थी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की, स्टोरेज की, मतलब जैसे हम कॉपी करते हैं कोई डेटा, भाई कितनी स्पीड से कॉपी हो रहा है, ठीक है, कितनी स्पीड से डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, वो उसको गति बोलते हैं। वो किस चीज़ में मेजर करते थे पहले वो पहले हम करते थे मिली सेकेंड में। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें हम मिली सेकेंड में स्पीड को मेजर करते थे, ठीक है। और इसमें आपको बताऊं 5 पॉइंट वैक्यूम ट्यूब तो आपने नोट कर लिया होगा। अब आते हैं OS क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ये मैं कंप्यूटर पढ़ाऊंगा आपको, इसमें हिंदी में नहीं पढ़ाया जाता कंप्यूटर बिल्कुल भी। इसमें कुछ ऐसे बहुत ही कम वर्ड ऐसे होंगे जो हिंदी में मतलब ट्रांसलेट होंगे नहीं, मोस्टली वर्ड होंगे जो 90% होंगे इंग्लिश में ही होंगे, और इनको हिंदी में भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही बोलते हैं, ठीक है, इनका कोई हिंदी में नाम नहीं है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, पहले तो ये समझिए आप क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है जो मतलब किसी भी कंप्यूटर का या मोबाइल का सारे प्रोसेस को मैनेज करता है कि कौन सा प्रोसेस कब चलना है। फॉर एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, ऐसे समझ नहीं आएगा, जैसे आपका मोबाइल है, ठीक है, इसमें क्या है, एंड्रॉयड है, ठीक है, एंड्रॉयड का वर्जन है भाई, एंड्रॉयड 10 है, एंड्रॉयड 9 है, ठीक है। ये क्या होता है, ये OS है। एंड्रॉयड क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अंदर जितने भी ऐप है, ये इसके सॉफ्टवेयर हैं, ये एप्लीकेशन है, ठीक है, हम इसको कॉल करने के लिए बोलते हैं, ओपन करते हैं, तो इसके प्रोसेस हैं, ठीक है। तो ये एंड्रॉयड क्या होगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे हमारा लैपटॉप में विंडो के चल रहे हैं, विंडो 10 है, विंडो 8.1 है, विंडो 7 है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो पहले जो फर्स्ट जनरेशन में जो OS आया वो बैच प्रोसेसिंग के बेस पे था। बैच प्रोसेसिंग आपको समझाऊं, ये प्रोसेस का बैच बना देता था। जैसे मैंने कोई एडिशन का सवाल दिया कंप्यूटर को तो उसने बैच बना दिया 1, मैंने मल्टीप्लाई का दिया क्वेश्चन तो इसके भी इसने बैच बना दिए। मैं बताऊंगा आपको क्या होता है, ठीक है, इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। जैसे आपने इसको छोड़िए, भूल जाइए, आपने सॉन्ग चलाए या कोई वीडियो प्ले की, ठीक है, उस टाइम पे वीडियो प्ले नहीं होती थी, पर एज ए एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। वीडियो प्ले की तो उसने एक बैच के अंदर डाल दी, बैच 1 के, ठीक है।
तो जब तक वो वीडियो कंप्लीट नहीं हो जाती, प्ले नहीं हो जाती, तब तक आप कोई और कमांड नहीं दे सकते थे उस टाइप के कंप्यूटर में। मतलब ना तो आप ब्राउज़र ओपन कर सकते थे, ना आप वीडियो को पॉज कर सकते थे, ठीक है। तो यही बैच प्रोसेसिंग का एक ड्रॉबैक था, एक ये मतलब इसका ये डिसएडवांटेज था कि अगर मैंने प्लस की कमांड दे दी तो मैं कोई और भी कमांड नहीं दे सकता जब तक ये बैच कंप्लीट नहीं हो जाता। ऐसे ही फिर दूसरा बैच आएगा, ये कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं कोई और कमांड नहीं दे सकता कंप्यूटर को। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ये क्या था, बैच प्रोसेसिंग बेस ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट जनरेशन का। अब चलते हैं सेकंड जनरेशन पे। सॉरी, यानी कि दूसरी पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी में ये कब से कब तक थी मैं आपको बताऊं, ये थी 1956 से लेके 1964 तक, ठीक है। जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर बने वो 1956 से लेके 1964 के बीच में बने। अब इसमें विद्युत प्रवाह के लिए क्या करते थे, इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल के लिए, मतलब कंप्यूटर में जो लाइट जाती थी वो कैसे जाती थी। अब फर्स्ट जनरेशन में आपको याद है किसके थ्रू जाती थी, वो जाती थी वैक्यूम ट्यूब के। अब वैक्यूम ट्यूब का क्या नुकसान हुआ, वो बहुत ज़्यादा हीट करने लगी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती थी। जैसे कोई बड़ी लाइट, जैसे बल्ब है, वो उसको जलाते हैं तो ज़्यादा देर तक जाता है वो टच नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। ऐसी वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा हीट हो जाती थी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती थी, जिससे मतलब काफ़ी चीज़ें नुकसान, वहाँ कोई बंदा काम करने लायक नहीं बैठ सकता था, इतनी गर्मी हो जाती थी। तो उसको हटाने के लिए, इलेक्ट्रिक सिग्नल के लिए या विद्युत प्रवाह के लिए, जो सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर में विद्युत प्रवाह के लिए जो बनाया गया वो था ट्रांजिस्टर। जो ट्रांजिस्टर का जो निर्माण किया गया वो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के लिए किया गया था, विद्युत प्रवाह के लिए, ठीक है। अब दूसरी बात आती है स्टोरेज की। इसका स्टोरेज भी हम मैग्नेटिक टेप में करते थे, मैं बता चुका हूँ आपको क्या होता है मैग्नेटिक टेप, ठीक है। इसका स्टोरेज का भी हम मतलब मैग्नेटिक टेप में करते थे। अब तीसरी बात आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप ये समझ लीजिए इसकी स्पीड किस चीज़ में मेजर करते थे। फर्स्ट जनरेशन की स्पीड किस में करते थे, मिली सेकेंड में, और इसकी करते थे हम माइक्रो सेकेंड में। स्पीड मैंने आपको बता दी क्या होती है, ठीक है। अब ये चीज़ें तो हो गई, इसमें बस एक चेंज आया बहुत बड़ा, हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज इसमें ऐड कर दी। हाई लेवल लैंग्वेज बता रहा हूँ मैं आपको, वो कौन सी थी, एक थी फोर्टन, एक थी कोबॉल, ठीक है। ये दो लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज इसमें ऐड हुई। इससे पहले क्या था, मशीन लैंग्वेज चलती थी 0 और 1 की फॉर्म में, जो कोडिंग होती थी सब उसमें होती थी। पर कोडिंग के लिए दो लैंग्वेज बनाई गई, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज। इसको क्या बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला, नोट कर लीजिए, आता रहता है ट्रांसलेशन। ये फॉर्मूला ट्रांसलेशन फॉर्मूले से ही आ रहा है। ये मोस्टली मैथमेटिक्स और फिजिशियन थे जो उनके लिए यूज होती थी लैंग्वेज। मतलब जिसको अगर कोई मैथमेटिक्स का कोई सॉफ्टवेयर बनाना है या फिजिक्स की कोई क्वेरी सोल्व करनी है, जैसे सैटेलाइट वगैरह में ये सब मैथमेटिक्स और फिजिक्स ही चलता है, ठीक है। तो उनका कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है, उनसे कनेक्शन करना है, तो फोर्टन लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि ये स्पेशली फॉर्मूला ट्रांसलेशन गणित और फिजिक्स के लिए ही बनाई गई थी, गणित और भौतिक के लिए ही बनाई गई थी ये लैंग्वेज, ठीक है, फोर्टन। अब दूसरी आती है कोबॉल, इसको बोलते हैं कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नाम से पता लग रहा है टोटली बिजनेस पे डिपेंड थी, जो बिजनेस का जितना भी काम था, जैसे आपका अकाउंटिंग का हुआ, ये सब कोबॉल पे होता था, जो सॉफ्टवेयर क्रिएट किए जाते थे, बिजनेस के लिए लैंग्वेज बनाई गई थी हमारी, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम आती थी उस टाइम पे, मतलब कंप्यूटर हमारा सपोर्ट क्या करता है, मशीन लैंग्वेज, ठीक है, और ये लैंग्वेज कौन सी है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो उसको समझेगा कैसे, तो उसको मतलब समझाने के लिए जो ओएस था उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़े चेंज किए गए, थोड़ा बदलाव किया गया कि वो क्या कर पाए, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे, ठीक है।
हम कोई भी सॉफ्टवेयर इन चीज़ों से बनाते थे और ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता था, इस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता था। ठीक है, तो उस टाइम पे भी ओएस में मतलब सेकंड जनरेशन में थोड़े अपग्रेडेशन हुए यही। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं तीसरी पीढ़ी की, यानी कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन यानी कि तीसरी पीढ़ी। ये कब से कब तक थी? वो पहले 64 तक थी, ये थी 1965 से लेके 1975 तक, जो हमारी थर्ड लेवल की जो हमारी पीढ़ी थी। अब इसमें विद्युत प्रवाह कैसे होता था, इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल कैसे होते थे? पहले में क्या थे? वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में क्या है? ट्रांजिस्टर। अब तीसरे में आते हैं हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट। ये और ज़्यादा अच्छे थे उनसे, इनसे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं था। ट्रांजिस्टर भी प्रॉब्लम करने लगे थे, तो इस वजह से इंटीग्रेटेड सर्किट थे जो हमारे ये बनाए गए। बहुत छोटे छोटे चिप लगी रहती है इनमें, ठीक है, बहुत छोटे छोटे। तो इस वजह से जो विद्युत प्रवाह के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट बनाए गए हमारे। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, एक चीज़ और आई, इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी आ गई कंप्यूटर के साथ। ठीक है, पहले इनपुट डालने के लिए मतलब बहुत मशक्क़त करनी पड़ती थी, लेकिन इनपुट और आउटपुट डिवाइस एज ए हार्डवेयर यूज होने लगी। जैसे हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होती है, जैसे कीबोर्ड हुआ हमारा, ठीक है, माउस हुआ, प्रिंटर हुआ, ये दोनों क्या है? इनपुट डिवाइस। और प्रिंटर क्या है हमारा, और मॉनिटर ये क्या है? आउटपुट डिवाइस। मतलब ये एज ए हार्डवेयर यूज होने लगे। ठीक है, अब जो इसकी स्पीड थी, वो स्पीड किस में मेजर करी जाती है? स्पीड इसकी की जाती है नैनो सेकंड में। मतलब जो इसकी जो गति थी कंप्यूटर की, वो नैनो सेकंड में मेजर की जाती है। अब इसमें ओएस था, जो ओएस में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुआ, बहुत एडवांस ओएस बना दिया गया इसका, जिसको बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो प्रोसेस होते हैं उनको जो प्रायोरिटी होती है उसी के बेस पे कंप्लीट करता है। ठीक है, मान लिया आपने यूट्यूब के लिए भी इसको सिग्नल भेजा, ठीक है, और मतलब आपने पीडीएफ ओपन करने के लिए भी इंस्ट्रक्शन भेजा कंप्यूटर को, और तीसरा आपने कहीं वीडियो कॉल करने के लिए भी इंस्ट्रक्शन भेजा। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी को सबसे पहले मतलब प्रोसेस को रन करेगा। मींस अगर कोई प्रोसेस ज़्यादा टाइम ले रहा है, जैसे यूट्यूब का सर्वर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, एक टाइम मतलब लिमिट सेट कर लेगा कि ये मेरे को 2 मिनट में ओपन करना ही करना है। ठीक है, अगर 2 मिनट में यूट्यूब के सर्वर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, नहीं ओपन हो रहा है, तो उस प्रोसेस को कैंसिल कर देगा ये, और ये पीडीएफ को ओपन कर देगा। ठीक है, अगर पीडीएफ भी नहीं चल रही है तो फिर ये वीडियो कॉलिंग कर देगा, इनको प्रोसेस को बाद में ले आएगा। ठीक है, यानी कि रियल टाइम ये था, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं था। पहले क्या था, एक प्रोसेस चल रहा है भाई, 2-3 घंटे हो गए, ठीक है, अब वही प्रोसेस चल रहा है, ओएस हैंग हो गया। अभी क्या होता था, जो प्रोसेस नहीं होता कुछ टाइम बाद वो उसको मतलब डिस्कार्ड कर देता है और दूसरे प्रोसेस को रन करा देता है। ठीक है, और दूसरा मतलब इसमें एक और फैसिलिटी आई, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड रियल टाइम था, उसमें पार्टी बेस की मतलब प्रोसेस होते हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस था। मतलब आप समझ नहीं पा रहे होंगे, थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है, मैं आपको ऐसे एग्जांपल से समझाता हूँ। हॉस्पिटल है आपका, ठीक है, हॉस्पिटल में मरीज़ जाते हैं, ठीक है, यानी कि हर एक मरीज़ एक प्रोसेस है। ठीक है, अब अचानक से कोई इमरजेंसी आ जाती है, किसी मरीज़ की ज़्यादा तबीयत ख़राब है, ठीक है, तो वो क्या होगा, उस प्रोसेस को पहले लेगा, उस मरीज़ को पहले लेगा डॉक्टर। क्यों लेगा? उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे ही ओएस करता है, प्रायोरिटी बेस करता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है उसको पहले रन कराता है, और जो बाकी लो प्रायोरिटी होती है उनको बाद में रन कराता है। ठीक है, तो यही होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें IBM ने निकाला था कंप्यूटर, IBM 360 थर्ड जनरेशन में। ठीक है, और जो एक कंप्यूटर हो रहा था PDP 8 और PDP 11, और जो PDP 8 था वो हमारा पहला मिनी कंप्यूटर था।
यानी कि पहले कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े एक कमरे में आते थे, लेकिन जो PDP थे, पहला मिनी कंप्यूटर था, उनके साइज़ के कंपेरिजन करें तो बहुत छोटा था ये। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी आज 3 जनरेशन पूरी हो गई, फर्स्ट और सेकंड थर्ड। जो बाकी की जनरेशन है वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा मैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और हमारे टेलीग्राम पे भी चैनल है, उसको भी मतलब आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमारी जो PDF हैं और जो रेगुलर वीडियो हैं वो उधर भी मिलती रहती हैं आपको। और आप अगर PDF चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट deltapacademy.com से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।